ओके, तो देखिए प्रीवियसली क्या डिस्कस किया हुआ था हमने रे ऑप्टिक्स में लास्ट जो हमने डिस्कस किया हुआ था वो स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हमने डिस्कस किया हुआ था। उसके पहले हमने टीआईआर और वर्टिकल शिफ्टिंग पे भी क्वेश्चन कर लिए थे, सो आई गेस उसमें कोई इश्यूज नहीं होंगे। लास्ट पार्ट पे हम चलते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस से किस तरीके से हमें रिफ्रैक्शन देखना है। तो स्फेरिकल सरफेसेस के लिए ये हमारा फॉर्मूला था, सबको याद है ये सारे फॉर्मूले दोनों? हाँ। ओके, गुड। हम्म। क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हमें आगे क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, जिसमें से आप निकाल सकते थे लोकेशन ऑफ इमेज और यहाँ से निकाल सकते थे साइज कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन। तो बता इसमें किसी को डाउट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्विंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं ओके, तो आज भी हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसी फॉर्मेट में, थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस हमें रिफ्रैक्शन देखना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट है। लेट्स से ये एक ग्लास का स्फीयर है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका गिवन है लेट्स से 3/2, ठीक है। बट अभी होता क्या है कि ग्लास के अंदर कई बार कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा हो, कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज वो रह जाती हैं। तो मान लेते हैं कि लेट्स से यहाँ पर एक कोई तो ऑब्जेक्ट है। Yes. तो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को देखना है, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर 1 है, O1, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर 2 है, ऑब्जर्वर 2। तो आपको बताना है कि लेट्स से इस सरफेस का रेडियस है वो 40 है और ये डिस्टेंस लेट्स से 20 है। सो आपको बताना है कि दोनों ऑब्जर्वर को कहाँ पर देखेगा वो, ठीक है। सो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर बोथ द ऑब्जर्वर फाइंड करना है आपको। चले फाइंड करें जल्दी से। Find the location and magnification of object for both the observer.
पार्ट किसी ने सॉल्व किया? ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखेगा? चलिए ऑब्जर्वर 1 के लिए बताएं यू कितना है। ऑब्जर्वर 1 के लिए जो इस तरफ है, तो यहाँ इस सरफेस से रखेंगे, सरफेस -20। 20। क्या बात कर रहे हो यार, ऑब्जर्वर 1 यहाँ पर है ना, तो मीडियम चेंज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 20 क्यों देखोगे, यहाँ से क्यों देखोगे? सर ऑब्जर्वर 2 के सॉरी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई नहीं। ऑब्जर्वर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वर 2 के लिए डिस्टेंस 40 + 20 60। ठीक है, बताओ +60 या -60? +60। +60। +60 भाई। अच्छा, अब बताओ आर क्या होगा, +40 या -40? +40। +40 भाई। इस सरफेस के रेस्पेक्ट में देखो ये, रुको तुम लोग को फिर से बना देते हैं। जब ऑब्जर्वर 1 देखेगा O1, तो सारी चीजें इस रेस्पेक्ट पे देखोगे ना। U किधर है, यहाँ से 60, ये U है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। समझ आ रहा है? ऑब्जर्वर 1 के लिए दोनों चीजें क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। और V हमें फाइंड करना है। N1 N2 क्या होता है? N2 = 3/2. N1 N2 सोचिए एक बार फिर से, मैंने क्या समझाया था, N1 N2 कहाँ से कहाँ होता है? N1 N1 1 N1 क्या होता है, कहाँ पर सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज गलती नहीं करें। ऐसा नहीं है कि आप इसे हर बार N1 बोल दे और इसे N2 बोल दे, ऐसा होता है क्या? नहीं। N1 किसे बोलते हैं, जहां से स्टार्ट हो रही होती हैं रेज, और N2 किसे बोलते हैं, जिस ऑब्जर्वर के पास में जा रही होती हैं। N1 N2 क्लियर है या नहीं सबको? ओके, N1 मतलब ऑब्जेक्ट का मीडियम, जहां से स्टार्ट हो रही है। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर N1 क्या होगा, N1 ग्लास वाला होगा। तो क्या होगा, जहाँ पे ऑब्जर्वर है, जहाँ पे बाहर जा रही हैं, तो इस बार क्या एयर है। सब ये सारी चीजें जल्दी से सॉल्व करें, वैल्यू रख के बताएं। चले, वी की वैल्यू क्या आएगी फाइनल? देखिए सबने सॉल्व किया यार, वी की वैल्यू क्या आ रही है हमें सॉल्व करके? 80 सेंटीमीटर। 80। यार +80 आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ बताएं? +80 आ रहा है यहाँ पे। अदर सरफेस पे फॉर्म होगा इमेज। ठीक है, मतलब सिचुएशन ये है कि उसको, मतलब ये इवन ग्लास भी इतना ज़्यादा लगेगा, दिखेगा ग्लास में ही है, लेकिन इमेज जो दिखेगा वो उसको 80 सेंटीमीटर जितना दिखेगा। ठीक है, मतलब
पूरा एंड पे जाके उसे फील आएगा, मतलब उसे क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एकदम स्फीयर के एंड पे, लास्ट पे है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट एकदम स्ट्रेट है, सिंपल सा। मैग्निफिकेशन बताएं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। N1 into upon V upon ये भाई U V by U. तो यहाँ से देखें क्या आ जाएगा। n1 कितना है, हमने 1 कंसिडर किया, n2 कितना है 3/2, v कितना है 80 और u कितना है 60। क्लियर? तो सॉल्व कर देंगे, आपको वैल्यू आ जाएगी इसकी 8/230 और 99, 8/9। तो 3/2/1 होगा ना? ओके n1 3/2 है, ठीक है देख लेते हैं। n1 3/2 है और ये 1 है, तो इसका मतलब फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 3, 2 6 मतलब 2। ओके, तो इस तरीके से हम जो है मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं चीज़ों का, और इस तरीके से। चलिए, तो आप लोग किसके लिए सॉल्व करें? ऑब्जर्वर 2 के लिए सॉल्व करें जल्दी से, और आंसर मैसेज करें सब लोग, ऑब्जर्वर 2 के लिए सॉल्व करें। ओके, आंसर्स भेजना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं चीज़ों को। पहले बात कर लेते हैं क्या क्या वैल्यूज होंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने आंसर भेजा, बट सबके आंसर डिफरेंट है। तो सबके आंसर डिफरेंट है, इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या गलती कर रहे हो यार। सबके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। देखें, कुछ के 80/3 आ रहे हैं, कुछ के 16 आ रहे हैं, कुछ के 12 आ रहे हैं। चेक करते हैं कि कौन सा करेक्ट है। कुछ के 80/7 भी आ रहे हैं, 80/5 भी आ रहे हैं, 80/3 भी आ रहा है। मतलब किसी के अभी तक सेम आंसर आया नहीं है, किन्हीं दो लोग के। चले यार, एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोग बताना स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन के लिए यू कितना है बताएं। -20 -20 बिल्कुल सही है, लेफ्ट की तरफ है। आर कितना है? -40 -40 क्यों? लेफ्ट की तरफ है। ओके, वी तो हमें फाइंड करना है। दूसरा n1 n2। n1 क्या होता है? जहाँ पे कौन रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब n1 कितना है इस केस में?
3/2, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाला काम है। मतलब बेसिकली सिंपल सी मैं बात बोलूं, रेज कहाँ से कहाँ प्रोपेगेट हो रही हैं। आपको याद हो जब मैं रिफ्रैक्शन सिखा रहा था तब मैंने लिखा हुआ था N1 को बोलते हैं इंसिडेंट मीडियम और N2 को क्या बोलते हैं कि रिफ्रैक्ट होके जहां पर जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर बोलना थोड़ा सा कम सही है। रियल टर्म क्या है कि इंसिडेंट किस मीडियम में है और रिफ्रैक्टेड किस मीडियम में, N2 उसको बोलते हैं। तो जब सारी चीजें सेम है तो तुम लोग गलती क्या कर रहे हो, इतने डिफरेंट आंसर क्यों आ रहे हैं यार। सब तो तुम ही लोगों ने बताया ये सारी चीजें, तो फिर आंसर क्यों डिफरेंट आ रहे हैं। चलो सब लोग सॉल्व करो एक बार सही से। देखें यार स्ट्रेट आ गया। क्या दिख रहा है, 5/80 दिख रहा है। अभी इसमें क्या गलती की है आप लोगों ने, कैलकुलेशन में इतनी की क्यों गलत किया हुआ है। 80/5 मतलब समझ रहे हैं नियरली कितना हो जाएगा ये, 20 से भी कम हो जाएगा। मतलब इसको क्या दिखेगा, क्लोजर दिखेगा। सर 16 होगा। ओके ठीक है, ओके गुड। सो -16 आंसर आ रहा है। माइनस मतलब इस तरफ ही बन रहा है और पास दिख रहा है। आपको ये याद है ये वाला सिनेरियो जब बताया था कि अगर रेयर वाला ऑब्जेक्ट डेंसर वाले को ऑब्जर्व करेगा तो कैसा दिखना चाहिए उसे, थोड़ा क्लोजर। ठीक है। हाँ हाँ सर। ओके गुड। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी मल्टीपल सरफेसेस भी कर देते हैं, मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा सरफेसेस है। अगर एक से ज़्यादा सरफेसेस होगा तो क्या स्पेशल पॉइंट याद रखेंगे, नोट देखें। सेम चीज़ जैसा पहला करते थे, फॉर मोर देन वन सरफेसेस, सो फॉर मोर देन वन surface the image from first surface acts as an object for second surface। समझ आया। ये चीज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। मिरर में अगर दो मिरर होते हैं तो पहले का जो इमेज होगा दूसरे के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। मतलब अगर यहाँ पर लेट से एक मैंने ऐसा स्फीयर रख दिया और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, समझ रहे हो, और यहाँ पर रख दिया ऑब्जर्वर, तो क्या सिचुएशन होगी, दो सरफेस हो गए ना। नहीं समझ आया क्या, एक सरफेस यहाँ होगा ना। कौन समझ आ सबको, मतलब टू सरफेसेस का होगा ये कि पहले ये ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस के लिए कुछ इमेज बनेगा और इस सरफेस का इमेज क्या काम करेगा इस सरफेस के लिए, ऑब्जेक्ट। बता यार समझ आया या नहीं। हाँ सर। तो पहले
तरीके से होगा, लेट्स ये पूरा फिट है तो ये बनेगा फर्स्ट सरफेस और ये वाला बनेगा क्या, सेकंड सरफेस। अब जब ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अच्छा तो होगा क्या, फर्स्ट सरफेस का जो इमेज होगा, लेट्स से इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है कुछ, लेट्स से इसका इमेज बन रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स से V1, ये हो जाएगा फर्स्ट सरफेस का इमेज। और अब ये फर्स्ट सरफेस का इमेज सेकंड वाले के लिए क्या काम करेगा, U2 का काम करेगा। समझ आया? हाँ ये बनेगा U1 और ये बनेगा U2। किसी को कोई डाउट इस सिनेरियो में तो बता दो यार। अच्छा अब ये बताओ, जब ये U2 बनेगा तो ये जो हमने इसका बताया कि इसका इमेज हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो बताओ ये किस मीडियम में रखा हुआ है, इमेज इमेज किस मीडियम में रखा हुआ है, एयर में है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर भी एयर में है, तो क्या N1 और N2 मतलब सेकंड सरफेस के लिए दोनों ही 1 ले लोगे क्या, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको समझाऊं, क्या N1 and N2 does not depend where object or image is। ओके तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है क्या, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड के लिए। क्लियर? किस पे डिपेंड करता है, N1 बोलते हैं इंसिडेंट को और N2 बोलते हैं किसको, रिफ्रैक्टेड वाले को, बस यही होता है। तो इसका मतलब जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट के लिए बताओ रेज कहाँ से जा रही है, यहाँ से, तो ये N1 बनेगा और ये क्या बनेगा, N2 बनेगा। समझ आया? और सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा, अब रेज पहले फर्स्ट सरफेस में रेज यहाँ से यहाँ जा रही हैं और सेकंड सरफेस में अंदर से बाहर जा रही हैं, तो इसको बोलेंगे क्या N1 और इसको बोलेंगे N2। बताओ कोई डाउट इसमें? नहीं सर। पक्का समझ आ गया ना अच्छे से? हाँ चले हाँ तो डिस्कस करते हैं, एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये समझ आया ना, फर्स्ट सरफेस का इमेज क्या काम करेगा, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो देखें एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, सॉल्व करें और आंसर इस बार करेक्ट सॉल्व करें। ठीक है, बहुत रैंडम रैंडम आंसर देते हो सब लोग। चले स्टार्ट कर लेते हैं।
चलिए बताए, कोई बताए फर्स्ट सरफेस के लिए क्या होगा। फर्स्ट सरफेस तो फ्लैट है, फर्स्ट सरफेस क्या है, फ्लैट है, तो फ्लैट की रेडियस क्या होती है फ्लैट सरफेस की, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, वेरी गुड। सो फर्स्ट सरफेस मतलब देखें तो एक फ्लैट सरफेस है, उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपको याद हो कि अगर ऐसा फ्लैट सरफेस रहता है तो डायरेक्ट हम अपेरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं ना। मैंने बताया था v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v मतलब आपको एच अपेरेंट जैसा फील देगा, वो क्या हो जाएगा एच ओवर एन रिलेटिव, ठीक है। और हम इस बार ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, डेंसर से कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो हमें दूर फील होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या फिर क्या कर ले, सॉल्विंग कर देते हैं। तो चले फर्स्ट सरफेस सॉल्व करते हैं। u कितना है -40, माइनस r कितना है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अच्छा n1 किसे बोलेंगे, एयर 2 मीडियम में जा रहा है, n2 किसे बोलेंगे 3/2। तो चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो n2/v, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार मैं फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ, n2/v माइनस n1 1/u -40 इज इक्वल टू, ये तो क्या हो जाएगा n2 माइनस n1, सो 3/2 -1 ओवर रेडियस क्या होगी इनफाइनाइट, तो ये टर्म तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना आ गया, v इज इक्वल टू देखे ये इस तरफ आएगा 3v/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/40। इसका मतलब v कितना हो गया, सॉरी v नीचे है, v नीचे की तरफ है, सो v इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 60। माइनस मतलब किस तरफ है, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पता चला सबको कि फर्स्ट सरफेस से क्या हुआ, जो 40 पे इमेज ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे 40 पे, वो हमें क्या फील आएगा अब 60 सेंटीमीटर पे, समझ आया 60 सबको। ये हमारा v1 है, तो ये सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगा अब, यू का। u का काम करेगा ये, ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो चले सेकंड सरफेस के लिए सॉल्व कर देते हैं। बताएं सेकंड सरफेस के लिए u क्या हो जाएगा, इसका मतलब u इज इक्वल माइनस टू 90 ये 30 है और वो 60 है, तो टोटल कितना हुआ माइनस का 90। अच्छा r कितना है इसका 30, बट किस तरफ है r, इस वाले फेज में ना, तो r क्या हो जाएगा इसका -30। -30, ठीक है। n1 n2 क्या यूज करेंगे, अभी रे इधर से इधर जा रही है ना, बाहर निकल रही है, तो n1 किसे बोलेंगे। अच्छा ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है कि इमेज इधर बना है तो आप बोल दो सर n1 भी क्या होगा 1 होगा और n2 भी क्या होगा 1 होगा, नहीं ये नहीं बोलना। क्या होता है रेज कहाँ से कहाँ जा रही, तो पहला सरफेस क्रॉस करने के बाद रेज कहाँ से जाएंगी, सेकंड सरफेस के लिए डेंसर टू रेयरर जा रही है ना, तो n1 क्या हो गया डेंसर 3/2 और n2 क्या हो गया 1। बताओ यार सॉल्व करके क्या आंसर आता है। चले सॉल्व करें इससे जल्दी से। देखें v की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 0. 0 जीरो, जीरो आ रही है, अच्छे से सॉल्व करें, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आ रही है। व्हाट डू वी मीन बाय इनफाइनाइट, कि जब आप देखेंगे इसे तो फाइनली रेज जाएंगी ऐसे, फिर रे हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जाना चाहिए था इसे ऐसे, बट रे कुछ बेंट हो जाएगी, रे कुछ बेंट हो जाएगी एंड इट विल गिव यू अ फीलिंग, रे दिस रे विल गिव यू अ फीलिंग कि ये कहाँ से आ रहे हैं
60 से आ रही है ये रे। पॉइंट समझ आया किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं ये? तो इस सरफेस को लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है, 60 से आ रही है। और फाइनली बेटा वी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, रे कैसे निकल जाएगी? बताओ यार, वी इनफाइनाइट का मतलब रे कैसे निकल जाएगी अब इसके बाद? समझ आया वी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? रे प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी पैरेलल? समझ आया या नहीं? हाँ। ठीक है, ओके। तो ये इसका डायग्राम भी हो गया कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को बताओ? भाई ये ओके है सबको? अगर किसी को डाउट लग रहा हो कि सर रिफ्रैक्शन सही से दिखाया है नहीं, तो ये लो, यहाँ पे हमने बनाया ये, और यहाँ से क्या बना देंगे, नॉर्मल। तो देखो पहले रे क्या हुई, अंदर गई और किस तरफ आ गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुई। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम है। समझ आया? अब यहाँ पर नॉर्मल क्या है, ये तो जाना चाहिए था इसे ऐसे, बट ये कैसे बेंट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ आया सबको? हाँ सर। ओके ठीक है। तो मुझे लगता है यार चीज़ें अभी आप लोग को क्लियर हो गई होंगी ये वाली कि मीडियम कैसे लेना है, क्या सारी चीज़ें लेना है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या अभी? नहीं। अच्छा नहीं सर। गुड। अभी क्या है, ये जो टू वे रिफ्रैक्शन है, ये क्या है, टू चैनल रिफ्रैक्शन है। सोचो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हमें क्यों टू वे सॉल्व करना है, हमें क्यों टू वे सॉल्व करना है? बिकॉज ऑफ दिस थिकनेस। क्यों ये थिकनेस, मतलब क्यों? सपोज सपोज ये कर्व है और मैं एक कर्व ऐसे बना दूं, इतना छोटा सा सिर्फ रखूं, तो इसका मतलब जब इस सरफेस के लिए मैं यू कुछ रख रहा हूं और लेट से उसके वजह से वी आया कुछ यहाँ पर, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वी तो हमें पता है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस भी ऐड करनी पड़ती है ना, तब इस सरफेस का यू बनेगा। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ। अच्छा, अब अगर मैंने इसे बहुत छोटा मान लिया है, बहुत ही थिन मान लिया है, तो क्या मुझे टेंशन है क्या फिर से ऐड करके यू फाइंड करने की? नहीं। नहीं, इस वी को ही मैं क्या बोल दूंगा, डायरेक्टली यू। समझ आया क्या? यू। फर्स्ट सरफेस का जो वी होगा मैं डायरेक्ट उसे बोल दूंगा क्या, यू, सेकंड सरफेस के लिए। ऐसा कब बोल पाऊंगा, जब ये जो थिकनेस है इस मटेरियल की वो क्या हो, बहुत ही कम हो। तो इस टाइप के सिनेरियो को हमें दो बार सॉल्व ही नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्टली खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं उन्हें। तो इस टाइप के सिनेरियो को क्या बोलते हैं हम, लेंसेज। क्या बोलते हैं, लेंसेज, जिसमें ये जो दो कर्ड ऑप्टिकल मटेरियल है वो थिक बहुत ही क्या हो, कम हो। समझ आया? तो हाँ यहाँ से लेंसेज का स्टार्टिंग होगा। ऑफ कोर्स आपने क्लास 10th में लेंसेज के बारे में पढ़ा है, बट आपको एग्जैक्ट फील हुआ था क्या कि क्यों लेंसेज कैसे होते हैं और क्यों ये थिन माने जाते हैं? रीजन मीन अगर थिन नहीं होंगे तो हम कोई फॉर्मूला नहीं डिराइव कर पाएंगे। हमें क्या ही यूज करना पड़ेगा हमेशा, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इंटू n2 माइनस n1 बाई आर। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। ओके गुड। चले तो फिर नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें किसी को n1 n2 में तो कोई डाउट नहीं है ना? मुझे लगता है मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है कि n1 n2 क्या चीज होते हैं। हाँ सर। ओके गुड। चले तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, लेंसेज। अच्छा अभी समझे यार, लेंसेज में देखें, मतलब लेंसेज की अब डेफिनेशन क्या बताएं? तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, दो कर्व्ड सरफेसेस के बीच में जो ऑप्टिकल मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, लेंस। लेंस क्या होता है, ऑप्टिकल मटेरियल बाउंड बिटवीन टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी कर्व्ड। मतलब क्या, लेंसेज की को डिफाइन करें अगर, तो ये दो सरफेस है और ये ऑप्टिकल मटेरियल हो गया, ये हो गया क्या, एक लेंस।
अच्छा, मैंने बोला आउट ऑफ विच वन मस्ट बी कर्ड। सो सपोज ये कर्ड है और ये क्या हो जाए, दूसरा सरफेस स्ट्रेट हो जाए, तो ये भी क्या होगा, लेंस। लेकिन अगर मैं दोनों सरफेस को स्ट्रेट कर दूं, या लेट से पहले और रैंडम कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का सरफेस कर लेते हैं और दूसरा सरफेस कुछ इस टाइप का कर देते हैं, अभी भी ये क्या रहेगा, लेंस। ऑल दीज आर लेंसेज। बट अगर मैंने दोनों स्ट्रेट ले लिए और इसको बोला तो ये लेंस नहीं होगा। समझ आया लेंस की डेफिनेशन? हाँ। For lens, at least one surface must be curved. For lens, at least one surface must be curved. तो इनके कुछ नेम दे देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इसको, तो अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये बल्जिंग वाला सरफेस मिल रहा है। हमें याद है, मैंने बताया था कि अगर इधर से आ रहे हैं और ये बल्जिंग मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। अच्छा, इधर से आएंगे तो भी क्या मिलने वाला है, बल्जिंग। तो इसका मतलब इस टाइप के लेंस को बोलते हैं क्या, बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स। लेकिन ये जो बाई कॉन्वेक्स है ना, इसको सिंपल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब टेंशन नहीं लेना है कि अगर बाई कॉन्वेक्स बोले और जस्ट कॉन्वेक्स बोले तो समझ जाना कि उसका मीनिंग क्या है, इस टाइप का लेंस है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है। तो इस टाइप के लेंस को बोलते हैं प्लेन कॉन्वेक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स होगा, मतलब सिमिलर है, एक इधर से कॉन्वेक्स है और इधर से प्लेन है। तो थोड़ा सा हम दूसरा बना लेते हैं कुछ। ठीक है, और ये लेट से मटेरियल है। तो अब बताओ, अभी ये किसके जैसा दिखने लगा, प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव। कोई डाउट इसमें किसी को? तो नहीं। इस तरीके से देखें तो एक कॉन्वेक्स भी हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं एक सरफेस बना लेता हूँ जिसके दोनों सरफेस इस टाइप के हैं। तो ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कॉनकेव नेचर की फीलिंग दे रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव और सिंपल कॉनकेव। ठीक है, इनके अपने अपने रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कुछ बुक्स में, ऐसा सब में नहीं है, इतना स्टैंडर्ड भी नहीं है, कुछ बुक्स में ये जो कॉन्वेक्स है इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, डबल साइडेड एरो से। ठीक है, और ये जो कॉनकेव है इसको अपोजिट एरो से। ये बहुत स्टैंडर्ड नहीं है बट कुछ बुक्स में होता है, इसलिए ऐसा कुछ इसका जेई और नीट में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कुछ बुक्स में ऐसे दे देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है कि बाई कॉन्वेक्स को इस तरीके से भी ड्रॉ करते हैं और बाई कॉनकेव को इस तरीके से। कोई डाउट बताए लेंसेज के स्ट्रक्चर के बारे में? नहीं सर। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए होता है लेंस, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोलते हैं आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे सपोज एक सबसे सिंपल लेंस ले लेते हैं ये, और ये लेंस किसी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पर रखा हुआ है। तो आप देखो, मैंने ये जो सरफेस बनाया हुआ है डिफरेंट बनाए हुए हैं, आप देख रहे हो दोनों तरफ से सिमिलर नहीं बनाया हुआ है सरफेस। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का रेडियस अलग अलग है। लेट्स से ये जो फर्स्ट सरफेस है ये वाला, इसका रेडियस कुछ है R1। ठीक है, या इस तरीके से कर देते हैं, ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस क्या है, R1,
और सेकंड सरफेस का रेडियस क्या है r2। अभी बताओ ये बाई कॉन्वेक्स है या नहीं है। हाँ r1 r2 सेम हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्वेक्स जो वर्ड है वो नेचर को लेके बोला गया है, तो अभी भी ये बाई कॉन्वेक्स है, बस दोनों जो रेडियस है वो सेम नहीं है। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, मान लेते हैं इधर पर मीडियम n1 है, इसका मीडियम n2 है और इसका मीडियम n3। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं। चले अभी क्या करना है, ऑब्जेक्ट रख देते हैं। लेट से ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। अब ये बताओ, अगर मैं इसे बोलूं थिन लेंस, तो क्या अच्छी बात हो जाएगी तुरंत? तो 2 बार सॉल्व नहीं करना दो पड़ेगा। बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि थिन लेंस वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि जो मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ ये सिर्फ थिन लेंस के लिए है। इफ विड्थ ऑफ लेंस at principal axis is very less or very small, then v1 of first surface directly, v1 और v dash बोल देता हूँ, v dash of first surface directly acts as u for second surface। ओके बताएं इसमें कोई डाउट? तो चले सॉल्व करें। फर्स्ट सरफेस के लिए बताएं फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं। देखें फर्स्ट सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, n1 क्या है ये, और n2 क्या है ये वाला। डन। तो क्या हो जाएगा, n2 बाई वी डैश, ये क्या लिखेंगे v डैश, माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं। गुड। सेकंड सरफेस देखें, सेकंड सरफेस, अब देखो सेकंड सरफेस के लिए n1 कौन बन जाएगा, n2, और n2 कौन बन जाएगा, n3। समझ आया या नहीं? ठीक है। हाँ। तो हमें क्या लिखना होता है, n2 बाई वी, तो मतलब क्या लिखेंगे हम, n3 बाई वी। समझ आया सबको? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n3 बाई वी माइनस n1 होता है, मतलब n1 की जगह क्या है, n2 बाई u। अब बताओ ये u क्या होगा, ये वाला v डैश ही तो क्या काम करेगा, u का काम करेगा यू ना। का काम करेगा। तो इसलिए मैंने ये समझाया कि ये हम डायरेक्टली इस बार लिख सकते हैं। अभी दिख रहा है ना कि दोनों को ऐड करने में ये कट हो जाएगा, लेकिन क्या प्रीवियस केसेस में जब ये थिन नहीं था, यहाँ पे ऐसा कट होने के चांस थे क्या कुछ? नहीं, यहाँ तो ये पूरी डिस्टेंस ऐड हो रही थी ना। समझ आया? हाँ। एक सेकेंड, ये फिगर मैंने क्या बना दिया था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर सिंगल हाफ स्फीयर का क्वेश्चन था ये तो हाफ स्फीयर का क्वेश्चन था। सॉल्विंग हमने सही से किया है। ठीक है, नॉर्मल अब जो ड्रॉ करेंगे वो यहाँ से करेंगे। ये आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं ये किस टाइप का क्वेश्चन था और हम किसके लिए बना रहे थे, और इसका नॉर्मल रहेगा स्ट्रेट। ओके सबको ये क्लियर है? इसमें कुछ नहीं, दोनों सरफेसेस बदल गए बस। तो ये सिचुएशन थी, वहां पर हम नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पर ओके कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, n3 माइनस n2 बाई r2। अभी क्या करना चाहिए हमें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2
ऐड कर दें तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, N2/V, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, N3/V minus N1/U is equal to N3 minus N2/R2 plus N2 minus N1/R1। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? जेई नहीं वालों सर। को ये याद रखना है, मैं बता रहा हूँ, नीट वालों को कोई जरूरत नहीं है ये याद रखने की, बट जेई वालों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि कई बार आपको लेंस इस तरीके से रख देता है, सॉरी, वाटर और ये रखा है क्या, लेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, N1 क्या है, एयर, N2 क्या है, जो भी दिया होगा आपको, समझ आया, और N3 क्या है, जो भी दिया होगा। क्वेश्चन समझ आया सबको? कब इसको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा? हाँ। ठीक है, नीट में कभी भी ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन कि नीचे वाटर रख दिया और ऊपर एयर रख दिया और बीच में लेंस रख दिया, सॉल्विंग थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है। उनको हमेशा दिया जाता है कि लेंस इधर पूरा एयर में रखा हुआ है या फिर पूरा वाटर के अंदर है। तो इसका मतलब N1 और N3 हमेशा क्या रहने वाले हैं, सेम रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या स्पेशल पॉइंट टाइप व्हेन N1 इज इक्वल टू N3, इसको हम क्या बोल रहे हैं, N सराउंडिंग। मतलब लेंस जब कहाँ रखा है, किसी एक सराउंडिंग में रखा हुआ है, बाहर की तरफ रखा हुआ है। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। ओके, तो ये समझो यार, सराउंडिंग में ये रखा हुआ है किस तरीके से, बाहर की तरफ पे। तो क्या हम करें, लेट्स से इसको लिख देते सिंपल NS। ओके चले, तब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, NS/V माइनस NS/U इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अच्छा लेट्स से लेंस का N, लेंस का जो N2 है उसे क्या बोल देते हैं हम, सिंपल, लेट्स से बोल देते हैं सिंपल N, क्लियर, ये NL बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इससे पता चलेगा लेंस का है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, N3 क्या है, सराउंडिंग, माइनस N2 क्या है, लेंस, ओवर R1 प्लस N2 क्या है, लेंस, माइनस N1 क्या है, सॉरी N1 NS है, ओवर R2। बताओ इन दोनों में क्या दिख रहा है, लग रहा है ना कि ये कॉमन आ जाएगा, सिर्फ किस चीज की कमी है बीच में, माइनस। माइनस। माइनस की कमी है, ये R2 है, ये R1 है, ठीक है, माइनस की कमी है, तो माइनस यहाँ पे लगा देते हैं एक। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, NS, ये क्या आ जाएगा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया क्या, NL माइनस NS। तो देखो ये चीज हमने कॉमन ली, मतलब 1/R1 प्लस का होगा माइनस 1/R2 होगा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब NS को डिवाइड कर दो, ले हमारा एक फॉर्मूला बन गया बहुत ही अच्छा सा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू, NS का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा N लेंस ओवर N सराउंडिंग माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अच्छा, इस चीज को हम क्या 1/ फोकल लेंथ नहीं बोलते? हाँ। इसका मतलब इसके दो वर्जन बनने वाले हैं, एक होगा 1/F इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम, 1/V माइनस 1/U। ये मैंने बताया भी था आपको कि लेंसेज में ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसे भी लिख सकते हैं, 1/F इज इक्वल टू N रिलेटिव माइनस 1 ओवर 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर, ये एक फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला बन गया। लेंस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मटेरियल R1 R2 ये सब डिजाइन पैरामीटर है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाता है,
उसका फोकल लेंथ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस चैप्टर में बात करूं तो क्या लेंस में अब मैं ऐसा कुछ बोलूंगा क्या कि F इज इक्वल टू R बाई 2? लेंस में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, नहीं। लेंस के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ किसके लिए था? कौन? वो मिरर्स के लिए था। अच्छा, रिलेटिव हमेशा याद रखना है, रिलेटिव को बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये एन क्या है? रिलेटिव। एन रिलेटिव मतलब लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए, ये तो मैंने थिन लेंस के लिए बना दिया आपको, जब दोनों तरफ मीडियम सेम होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताएं, समझाया था ना? मिरर में क्या था मैग्निफिकेशन? माइनस वी बाई यू। तो यहां पर क्या हो जाने वाला है? सिर्फ ये चेंज हो जाता है, वहां पर ये क्या था? प्लस था। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस हट जाएगा, उसकी जगह यू क्या रख देंगे? नेगेटिव का रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो मतलब बेसिक सा हो गया मैग्निफिकेशन का फीलिंग। उसके बाद क्या होगा फॉर्मूला? v माइनस वी बाई यू था, बट यू यहाँ कैसा रखते हैं? माइनस यू रखते हैं, तो जिसके वजह से फाइनल फॉर्मूला कैसे दिखने लगता है? v बाई यू। बताया, कोई डाउट? अच्छा, फिर v वाला था, तो v वाला क्या था? f माइनस वी बाई एफ। क्लियर? अच्छा, u वाला क्या था बताएं इन टर्म्स ऑफ u? एफ अपॉन एफ माइनस f माइनस यू, जबकि हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं? माइनस यू। माइनस यू, तो इसका मतलब ये कैसा दिखेगा? ये मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ अब बार बार आपको, जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि लेंस वाले फॉर्मूले में हमेशा u को नेगेटिव जैसे फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं, तो इसलिए 1/v माइनस 1/u आ रहा है। यहाँ पर भी सारे जहाँ पे u था वहाँ पे माइनस रखा, तो ये माइनस कैंसिल, ये क्या बन गया? प्लस बन गया। फॉर्मूला याद करने में कोई डाउट? नहीं सर। ओके, गुड। ये बेटा याद रख लेना, लेंस में बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी आप लोग की अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है। क्यों? ये याद है तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ओके हाँ। ओके, गुड। फिर बात कर लेते हैं थोड़ा सा फोकल लेंथ के बारे में, बात कर लेते हैं कि लेंसेज की जो फोकल लेंथ है वो क्या रहेगी। अच्छा, मैग्निफिकेशन वगैरह लॉन्गिट्यूडनल वो सब तो क्लियर है ना सबको? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ इमेज, ये ओके है ना? हाँ। चले लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग टेंशन नहीं ले। मैग्निफिकेशन अगर देखें तो फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट तो अपन वो v2 माइनस v1 जो करते हैं वो करेंगे ही। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट किस टाइप का मैग्निफिकेशन? लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। चले, तो पहले हम क्या बात करना चाहते थे? फोकल लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज। फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज। चलो देखें, फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज किस फॉर्मूले से हमेशा देखेंगे हम? 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा, ये n क्या है हमेशा याद रखना? सिंपल, इवन मैंने सिंपल n लिख दिया तब भी याद रखो ये n क्या है? रिलेटिव। n रिलेटिव। n रिलेटिव। अच्छा चले, तो यार अगर मैं ये सोचूं थोड़ा सा कि अगर मैं लेंस को उससे ज्यादा डेंसर मीडियम में रख दूं,
देखिए, when lens is kept in denser surrounding, than its own refractive index, तब क्या होगा? मतलब कैसे पता चलेगा? कुछ इस तरीके से सोचो, ये ग्लास है और यहाँ पर एक वाटर का ऐसे लेंस बन गया या एयर का लेंस बन गया। तो लेट्स से ये ग्लास है और ये लेंस क्या है? ये लेट्स से किस चीज का है? वाटर का है। तो बताओ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना, एंड वाटर इज लेस देन इन ग्लास। तो इसका मतलब क्या है? ये जो लेंस है ये किस में रखा है? हायर सराउंडिंग में रखा हुआ है ना। तो इसका मतलब एन रिलेटिव क्या हो जाएगा बताओ? एन रिलेटिव होगा लेंस का जो है ओवर सराउंडिंग का। तो सराउंडिंग का तो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। लेस देन 1। तो यार ये बताओ, ये जो 1/f से हम सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा? ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा ना। ये टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि उसके फोकल लेंथ का साइन अगर प्लस आने वाला है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और अगर माइनस था तो क्या आएगा? प्लस आएगा। इसका मतलब क्या होगा? द नेचर ऑफ लेंस विल रिवर्स। इसका मतलब क्या होगा? द नेचर ऑफ लेंस रिवर्सेस। क्लियर? इसका मतलब अगर आपने किसी लेंस को डेंसर सराउंडिंग में रख दिया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? वो बदल जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस किसके जैसा काम करने लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस will act as concave lens। समझ आया सबको? बता, किसी को कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट समझ आया? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या लेंस की ज्योमेट्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है ओनली? नहीं। सराउंडिंग पे भी डिपेंड करती है। F for lenses F for lens doesn't depend only on geometry and its own refractive index, but also depends upon the surrounding in which it is kept. But also on surrounding in which it is kept। तर ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको फोकल लेंथ को लेके? कि फोकल लेंथ ऐसा प्लस माइनस फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। समझ आया सबको? हाँ।
चले हाँ तो कुछ चीजों का फोकल लेंथ हम देख लेते हैं, कुछ चीजों का फोकल लेंथ देख लेते हैं। लेट्स से पहले हम देख लेते हैं किसका, लेट्स से बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स मतलब सिंपल कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। बाई कॉन्वेक्स में हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। लेट्स से R1 इज इक्वल टू क्या है, R2 है, ठीक है। R1 R2 क्या है, सेम है। तो मतलब सिंपल इस टाइप का लेंस है जिसमें ये R1 है और ये R2। चले सॉल्व कर देते हैं। 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, n-1। 1/, बताओ R1 का साइन कैसा होगा बाई कॉन्वेक्स के लिए। R1 किस तरफ है, ये R1 की डायरेक्शन है और ये R2 की डायरेक्शन है। तो बताओ R1 कैसा होगा, पॉजिटिव। प्लस। -1/R2 कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव R। चले सॉल्व कर दे तो दोनों ऐड हो गए, क्या आ जाएंगे, 2/R आ जाएंगे। 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया, n-1, और इन्हें ऐड करेंगे 2/R। तो देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया, आपको याद है मिरर में क्या आता था, सिर्फ R/2, क्लियर। जबकि यहाँ पर क्या आएगा, R/2 नहीं होगा, 2 ब्रैकेट में n-1 जरूर होगा। समझ आया फोकल लेंथ कैसे डिफर कर रही है। हाँ अच्छा, अगर मैं मानता हूं इफ n सराउंडिंग इज लेस देन n लेंस, तो इसका मतलब क्या होगा, n रिलेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 1। हाँ देन इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो f क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। सो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहेगा सिंपल केसेस में, जब सराउंडिंग कैसा है, ऑफ कोर्स लेंस के मीडियम से कम है, तो फोकल लेंथ कैसी रहेगी इसकी, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव फोकल लेंथ किस टाइप के नेचर को रिप्रेजेंट करती है, कन्वर्जिंग नेचर को रिप्रेजेंट करती है। वो मैं आगे आपको डायग्राम में बताऊंगा जब मैं इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा। अभी बताओ फोकल लेंथ समझ आया या नहीं, हाँ सर। फोकल लेंथ सबको समझ आ गया ना। बाई कॉन्वेक्स, चले बाई कॉनकेव का देख लेते हैं। बाई कॉनकेव तो इस पे भी वही R1 R2 सेम मान लेते हैं, मान लेते हैं वो क्या है R, लेकिन कॉनकेव है तो मतलब सरफेस इस तरीके से होगा। तो अब बताओ इस सरफेस पे अगर हम देखें तो R1 किस तरफ, ऑफ कोर्स पहला वाला R1, दूसरा वाला R2। तो इसका मतलब इसकी रेडियस किस तरफ है, R1 इस तरफ है और इसकी रेडियस R2 इस तरफ है। समझ आया। तो चले सॉल्व कर दे। 1/f इज इक्वल टू n-1। 1/R1 की वैल्यू कैसे रखेंगे, नेगेटिव -R। -1/R2 की वैल्यू क्या रखेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव R। तो देखो दोनों नेगेटिव हो गए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे हम लिख सकते हैं -2/R। तो बेसिकली अगर सॉल्व करें तो f की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव सेम R/2 n-1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेसिक कंडीशंस देखें, क्या जैसे इसमें देखा कि इफ n सराउंडिंग इज लेस देन n लेंस, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, बट बाहर एक माइनस लगा हुआ है ना, तो n रिलेटिव ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1 आएगा। देन ऑलरेडी f में नेगेटिव लगा हुआ है तो f कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बेटा कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी कंसिडर की जाती है नॉर्मल केसेस में, नेगेटिव। तो ये तो हमने वहां मिरर्स में भी यही देखा हुआ था ना, कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी थी, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी थी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है। तो वो जो कॉन्वेक्स कॉनकेव नेम है उसके अकॉर्डिंग उन लोग का फोकल लेंथ आता है। बट डीप एनालिसिस में आप ये याद रखें कि ये रिलेटिव की वजह से है। अगर ये डेंसर मीडियम में रखे होंगे तो समझ आया, उल्टा। उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि चाहिए तो लिख देता हूं,
कि यूजुअली कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, एफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव के लिए क्या होता है, एफ नेगेटिव होता है। तो इन डेंसर मीडियम इन एन रिलेटिव ग्रेटर देन 1, एक ऐसा मीडियम जिसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए, उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स का एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और कॉनकेव का क्या हो जाएगा, एफ पॉजिटिव। उल्टा काम करने लगेंगे दोनों। बताए बाई कॉन्केव में कोई टेंशन। वैसे एक थर्ड और देख लेते हैं, उतनी ज़रूरत भी नहीं है, एक देख लेते हैं, दूसरा आप समझ जाएंगे। लेट्स से मैं प्लेनो कॉन्वेक्स देख लेता हूँ। समझे, प्लेनो कॉन्वेक्स। बताएं R1 क्या है इसका, लेट्स से R1 है इसका R, और R2 क्या होगा इसका, इनफाइनाइट प्लेन है, R2 इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/R1 तो प्लस R है माइनस R, इसका रेडियस R1 का प्लस की तरफ है, तो कितना होगा प्लस R -1/R2 क्या है, इनफाइनाइट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। f इज इक्वल टू कैसा दिखने लगेगा, R/n-1 टाइप। आपको आइडिया लग गया एटलीस्ट कि वो क्या ध्यान देना है। बाई कॉन्वेक्स था तो यहाँ पर 2 का डिवाइड एक्स्ट्रा हो रहा था। इसका मतलब बताओ किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, बाई कॉन्वेक्स की या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स की। प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे सर आधा कट कर दिया तो क्या सिचुएशन होगी। तो उसका एक्चुअल में क्या हो रहा है, फोकल लेंथ ज़्यादा हो जा रहा है। तो बताया यार, आज काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी नई और काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनने में आई, सॉल्व भी किया हमने। तो मैं एक बार स्क्रीन स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग एक बार रिवाइज कर लें, अगर कुछ डाउट होता है तो वहाँ पर पूछें। मैं टाइम देता हूँ, एक 1 मिनट स्क्रीन स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग देखें, वहाँ पर कुछ भी डाउट हो तो तुरंत हमें पूछें। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर था, सॉल्विंग सबको क्लियर था, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, लेंसेज से। तो एक बार लेंस देखें, सारे फॉर्मूले याद कर लें अभी इंस्टेंट, और कुछ डाउट रहे तो बताएं।
ओके, तो ये सारी चीजें हमने देख लिया, लेंसेज के बारे में ये सारा कुछ डिस्कशन कर लिया हुआ है। हमने लेंस मेकर फॉर्मूला देखा जिसमें हमने उसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज से क्या फाइंड करने का ट्राई किया, फोकल लेंथ। अच्छा, सोचो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं पता तो फोकल लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अभी तक हमने जो लेंस मेकर फॉर्मूला देखा उसमें क्या देखा, ज्योमेट्रिकल मेथड से देखा कि सॉरी ज्योमेट्री मतलब लेंस का ज्योमेट्री हमने देखा, उसके बेसिस पे हमने उसे सॉल्व किया। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमें फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ का एक और तरीका है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। याद है मैंने पहले आपको ये वर्ड बताया हुआ था और मैंने बताया था कि लेंसेज में हम इसे डिस्कस करेंगे। कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट मेथड मतलब क्या? कोई बता डिस्प्लेसमेंट मेथड? फोकल लेंथ से रिलेटेड मैंने प्रीवियसली बताया हुआ है, क्या रिजल्ट है उसमें? ये टर्म मैंने यूज किया था डिस्प्लेसमेंट मेथड। किसी को याद नहीं? न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये मैंने वर्ड यूज किया था। अब तो याद आना चाहिए यार एटलीस्ट। हाँ हाँ सर, फोकल लेंथ से डिस्टेंस। हाँ, फोकल लेंथ से डिस्टेंस हम जब देखते हैं उस टाइप पे जो रिजल्ट आता है उसे हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट मेथड से ही वो रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट जो आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड से ही आता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है और फोकल लेंथ कैसे हम निकाल सकते हैं। सिंपल है, हमने क्या किया, एक स्क्रीन ले लिया, एक वॉल पे स्क्रीन, ये 12th लेवल पर ये एक्सपेरिमेंट रहता है आपके, उसमें डिस्प्लेसमेंट टेबल बोलते हैं जहाँ पर ये सेटअप रहता है। और लेट्स से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ हाइट रहेगा, ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं एच ओ। एच ओ क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, इस टेबल पे एक लेंस फिक्स होता है। ठीक, अच्छा, हमें पता है यार कि अगर लाइट रेज इससे जाएंगी लेंस से तो ये किस टाइप का लेंस है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये कुछ इस तरीके से रेज को कन्वर्ज करेगा और चांसेस है कि यहाँ पर उसका एक इमेज बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर इमेज बन जाएगा। तो इस साइड को हम लेट से बोल देते हैं क्या, H1, मतलब इमेज बन गया यहाँ पर। तो अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो इसका मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आएगा V/U और H1 दैट इज हाइट ऑफ इमेज ओवर HO। कोई डाउट किसी को मैग्निफिकेशन में? नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को क्या बोला हमने, U, और इस चीज को क्या बोला हमने यहाँ पे, V। बताए कोई डाउट अभी यहाँ तक? अभी तक हमने सिर्फ बेसिक डिस्कशन ही किया हुआ है कि किस तरीके से हमने U और V को डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, लेंस तो हम किस का रहे, तो हमें U और V तो सब पता ही होगा क्योंकि ये टेबल पे स्केल लगी होती है एक। तो ये तो फर्स्ट पार्ट एक्सपेरिमेंट का कि हमने पहले क्या फॉर्म किया, वॉल पर एक इमेज बनाया। अब स्टेप 2 क्या, कि दूसरे पे केस में हम कुछ और ट्राई करते हैं। क्या हम ट्राई करते हैं कि लेट्स से वही टेबल है, सारा कुछ सेटअप वही है, चलिए देखें हम क्या लॉजिक यूज करते हैं कि हमें पता है लाइट का एक प्रॉपर्टी रिवर्सिबिलिटी। क्या, सोचो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है और उसका इमेज बन रहा है यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो उसका इमेज यहाँ बनना चाहिए। समझ आया कॉन्सेप्ट? दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखें यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। क्या, कि अगर ये एक लेंस है और आपने इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर O और उसका इमेज बना, लेट्स से इमेज बना यहाँ पर,
क्या बना, आई। तो ये श्योर है कि अगर रेज आप इधर से डालोगे तो वो यहां पर कन्वर्ज होंगी, ठीक है, ये इमेज है। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है, मतलब अगर लाइट रेज आप किस तरफ से, आई के तरफ से डालोगे तो लाइट रेज कहाँ कॉन्साइड करनी चाहिए, ओ पर आएंगी। समझ आया? हाँ। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट तो पाथ वही फॉलो करेगी ना जब उस मटेरियल से जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस लेंस को थोड़ा सा खिसकाऊं, अगर इस लेंस को यहाँ से मैं मूव कराने का ट्राई करूँ, तो पहले ये लेंस तो यहाँ पे था, और अब मैं इस तरीके से इस लेंस को लेके आ जाऊं कि ये जो u डैश है, ये जो मतलब नया u बनने वाला है हमारे लिए, ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलेंगे अब, u। इस डिस्टेंस को u डैश बोलेंगे। वो किसके जितना कर दूं मैं, अगर पहले वाले v के जितना कर दूं तो पक्का ये v जो था वो यहाँ पर आ गया ना। तो अगर यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, इमेज जितना डिस्टेंस वो u था उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन कर देते हैं। बताएं, तो क्वेश्चन समझ आया सबको, कॉन्सेप्ट समझ आया कि इस बार हमने u इस तरीके का सिलेक्ट किया कि जो इसका v डैश आएगा वो किसके जैसा दिखेगा, पुराने वाले u के जैसा दिखेगा। बताओ, कोई डाउट इसमें किसी को? एक्सपेरिमेंट समझ आया? नहीं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमने यूज की, हमने उसी ऑब्जेक्ट के दो बार इमेजेस फाइंड करने का ट्राई किया, दो डिफरेंट लोकेशन पर। अच्छा, तो इसका मतलब अभी जो लाइट रे आएगा उसको बेंट होने का ज्यादा टाइम तो नहीं मिलने वाला है। इस तरीके से लेट से कुछ बेंट हो गया, ठीक। तो इसका मतलब इस बार ये जो हाइट होगी ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं h2, सेकेंड केस का इमेज। तो इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे अब, m डैश कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन, वही v डैश बाई u डैश। कोई डाउट इसमें? नहीं। वो हो जाएगा क्या, अगर हम v डैश की बात करें तो वो किसके जैसा है, u के जैसा हो गया है, और u डैश किसके जैसा हो गया है, v के जैसा हो गया। इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या है, h2, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो v बाई यू की वैल्यू ये थी, और यहाँ पर क्या आ गई है, v बाई यू की वैल्यू ये। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना। सो इक्वेशन 1 ले लेता हूँ और इसे ले लेता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा, एक तरफ क्या था, v बाई यू था, और एक तरफ क्या है, u बाई v। वो क्या आएगा, h1 बाई एच ओ इंटू h2 बाई एच ओ। तो एक रिलेशन क्या आएगा, ये तो 1 हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरीके इस तरफ आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू h1 इंटू h2। तो एक ये मेथड होता है, आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे अरे सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने की क्या जरूरत है, आप समझ रहे हो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने की क्या जरूरत है जबकि आपको साइज पता है। तो बेसिकली ये मेथड यूज हो जाता है कब के लिए, जब आपको साइज नहीं पता है। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो दूर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप लेंस से उसका इमेज बनाने का ट्राई कीजिए, फिर उसे डिस्प्लेस करके फिर से इमेज बनाने का ट्राई कीजिए। वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, दोनों इमेजेस से इस ऑब्जेक्ट का हाइट, कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड हाइट कितना होगा। तो इस मेथड का यूज समझ में आया? हाँ अच्छा, सर। अभी हमने फोकल लेंथ कैलकुलेट नहीं की, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे यार, फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, V और U। हाँ,
अच्छा, तो एक चीज हमें पता होना चाहिए, हमें एक टर्म पता होगा कि लेट से ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये जो पूरी डिस्टेंस है, टेबल की लेंथ है, उसे हम बोल देते हैं कुछ, लेट से ये जो टेबल की पूरी डिस्टेंस है इसे बोल देते हैं कैपिटल डी। ठीक है। अच्छा, और ये जो लेंस डिस्प्लेस हुआ है इसको बोल देते हैं क्या, स्मॉल डी। समझ आया सबको? हाँ। तो ये दो चीजें हमने एज्यूम की क्योंकि हम सारे फॉर्मूले इन्हीं के टर्म्स में रखेंगे। चले, तो इसका मतलब ये हुआ, सॉल्विंग देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या कि d प्लस डी, सॉरी u प्लस वी, ये मिला के क्या बना रहा है, कैपिटल डी। ठीक है। और यहां से अगर मैं v से u हटा दूं तो क्या बचेगा, डी। डिस्प्लेस्ड वैल्यू बचेगी ना। हाँ। v से मैंने u हटा दिया तो डिस्प्लेस्ड वैल्यू बचेगी, तो v माइनस यू क्या बनेगा, स्मॉल डी। तो अगर मैं इन्हें थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो v और u निकाल सकते हैं ना। सो थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, u कैंसिल आउट हो जाएगा, आप रखें, समझ जाएंगे आप लोग। 2v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d प्लस डी। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या आ जाएगी, d प्लस डी बाई 2, एंड u की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी माइनस डी बाई। d माइनस डी बाई 2। अच्छा, अभी समझना ये है, अभी क्या समझना है आप लोग को कि यार फोकल लेंथ चाहिए ना, और फोकल लेंथ के लिए क्या चाहिए होता है, v और u ही तो चाहिए होता है ना। समझ आया? और हाँ। हमें क्वेश्चन में क्या पता होता है, हमें वी यू नहीं पता। हमें ये वी यू नहीं पता ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस एक्सपेरिमेंट को हम सॉल्व कर सकते जब हमें ऑब्जेक्ट दूर रखा है, पता ही नहीं है कि यू क्या है, यू नहीं पता। ठीक, तो हाँ। सिचुएशन हम ये कर सकते हैं कि अगर यू बहुत डिफरेंस है तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर एक लिमिटेड है जिससे मैं इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बना सकूं तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए टोटल, एक लेंस रखो, उसे डिस्प्लेस कितना करना है दो इमेजेस बनाने के लिए, और कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म्स में हमारा आंसर आ जाएगा। तो चले सॉल्व करें, 1 अपॉन फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। सॉल्व करें, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी की वैल्यू रखें, क्या हो जाएगा, डी प्लस डी बाई 2 माइनस 1 अपॉन यू रखें, डी माइनस डी बाई 2। दोनों 2 ऊपर जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 2 एक बाहर रहेगा, सॉल्व होगा डी माइनस डी माइनस डी प्लस डी। तो इसका मतलब क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक चीज गड़बड़ कर दी, अगर हम u और v की वैल्यू रख रहे हैं तो हमें विद साइन रखनी चाहिए ना। तो हाँ। इसका मतलब v क्या है, v तो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि v इस तरफ है, u किस तरफ है, इस तरफ है, तो u कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इनडायरेक्टली ये साइन क्या आ जाने वाला है, पॉजिटिव। डन, पॉइंट समझ आया? तो एट द एंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, क्या डायरेक्ट पूछा जाता है, और स्पेशली नीट वाले बिल्कुल याद रखें, इस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d, ये आएगा फोकल लेंथ का फॉर्मूला। और इसी तरीके से अगर देखें तो डेरिवेशन की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी चीज़ों को थोड़ा सा याद रख सकते हैं अलग अलग केसेस के फॉर्मेट में। तो अलग अलग केसेस के फॉर्मेट में कई बार H1 H2 भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। H1 बाई H2 क्या होता है, ये होता है d प्लस डी ओवर
d माइनस डी, ठीक है, का स्क्वायर। कहाँ से देख सकते हैं? u और v से देख सकते हैं। देखें, ये मैग्निफिकेशन है, हमें क्या कैंसिल करना है? h1/h2 चाहिए, तो h ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं u और v से, तो u और v की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, फाइनली ये रिलेशन आ जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों केसेस डायरेक्ट याद रखने हैं। मतलब ऑप्टिक्स में आपको याद काफी रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं है ऑप्टिक्स, लेकिन हाँ याद रखने वाला है, याद चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अभी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम इमेज देख लेते हैं कि इमेज किस तरीके से बनते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे, बट अभी के लिए हम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं? तो पहला सिंपल वर्ड क्या? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है? कन्वर्जिंग लेंस का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि लाइट रेज अगर आएंगी तो ये उनको क्या कर देने वाला है? कन्वर्ज कर देने वाला है। ये इन कन्वर्जिंग का मीनिंग है। फिर देखते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करता है? लाइट रेज अगर इसके पास गई, एक चीज ध्यान देना है, जो रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं, बिकॉज ये थिन लेंस है, तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट तो यहाँ से हो जाता है एकदम इस सरफेस से, बट बिकॉज थिन है, मतलब ये लेंथ कोई ज्यादा मैटर नहीं करती, तो दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन कभी नहीं दिखाएंगे, सीधा कहाँ से दिखा देंगे? इनकी मिडिल वाली लाइन से नेट रिजल्टेंट दिखा देंगे। तो इसका मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये रे क्या होगी? इस तरीके से डाइवर्ज होने वाली है। तो ये तो बेसिक फीलिंग समझ आया इमेज फॉर्मेशन का। हाँ सर। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। जैसे हम सिंपल बात कर लेते हैं कि अगर ये लेंस है और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये लेंस, और ये लेंस का एक जो सेंटर होता है, ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इसमें बड़े सिंपल से रूल है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल से पैटर्न क्या है? अगर एक पैरेलल रे जा रही है, अगर एक पैरेलल रे जा रही है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो कहाँ पर आएगी? सिंपल, वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी, एफ से। ठीक है, रूल नंबर 1 कि अगर एक पैरेलल रे है, तो ये ऑलरेडी हमने मिरर में भी देखा है कि कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। दूसरा सिंपल फॉर्मेशन, अगर हमने फोकस से पास करा दिया उसे, भाई फोकस तो एक फिक्स वैल्यू है, इधर भी होगा और इधर भी होगा, यहाँ पे भी एफ होगा, तो अगर किसी तरीके से हमने फोकस से पास करा दी, तो इसका मतलब रे क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो अनडेविएटेड निकल जाएगी। तो यहाँ पर सी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सी कहाँ से पास होगी, क्योंकि सेंटर दोनों का अलग अलग होगा ना, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, तो C1 C2 तो अलग होंगे। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है? ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी तो वो अनडेविएटेड निकल जाएगी। तो सारे 3 रूल समझ आए? हाँ। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, तो इमेज फॉर्मेशन के बेसिक से रूल्स हैं। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन में 2 वर्ड यूज होते हैं क्या? फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। क्या टर्म यूज होते हैं? फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। इनका कुछ काम नहीं है, इनका कुछ खास काम नहीं है, बट थोड़ा सा डिफाइन कैसे होते हैं, ये थ्योरेटिकली में नीट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतलब
जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा, कहीं पे लिखा होगा कि फर्स्ट फोकस। तो ये थोड़े से दो वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। इनका काम कुछ खास नहीं है, बस आपको एज अ डेफिनेशन इन्हें याद रखना है कि फर्स्ट फोकस क्या होगा। फोकस मुझे पता है कि पैरेलल रेस जहाँ पे कन्वर्ज होंगी वो क्या होगा, फोकस। लेकिन मुझे पता है कि अगर लाइट फोकस से पास हुई तो वो पैरेलल हो जाएगी, तो मतलब दोनों साइड पे फोकस होते हैं ना, ठीक है। तो पॉइंट ये कि जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है लाइट रेज उसको फर्स्ट फोकस बोलते हैं। तो फर्स्ट फोकस किसे बोलते हैं, अ पॉइंट from which the incident rays will become parallel after the reflection from lens। मतलब कि ये लेंस बना हुआ है और जिस पॉइंट से रेज पास होने वाली हैं, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे क्या, फर्स्ट फोकस। तो ये इस तरफ वाला ये क्या बन जाएगा, F1। ठीक, क्यों, क्योंकि लाइट रे क्या होंगी, इससे पास होंगी ये, द लाइट रे पासिंग थ्रू दैट पॉइंट बिकम्स पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। समझ आया फर्स्ट फोकस। हाँ ओके, सेकंड फोकस मतलब क्या होगा, इसका उल्टा। सेकंड फोकस क्या बोलेंगे, a point at which the parallel rays converges after the refraction। समझ आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है और पैरेलल रेज ऐसे टाइप की, ऐसा पॉइंट जहां से पैरेलल रेज जाए और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो, कन्वर्ज हो रही हैं, इस वाले को क्या बोलेंगे, सेकंड फोकस। समझ आया सबको। फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का डेफिनेशन वाइज क्लियर रखना है। तो आप ये याद रखो, मुझे पता है पक्का गलत तो होगा ही, अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन बना के दे दूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आप कॉन्वेक्स लेंस से याद रखो, क्या जो पहले पड़ गया उसे बोलेंगे F1 और जो बाद में पड़ गया उसे बोलेंगे F2। और आपको पता है कि हम रेज हमेशा कहाँ से डालते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो अगर लेफ्ट टू राइट डालते हैं तो मतलब पैरेलल डालेंगे तब तो यहाँ पर कन्वर्ज होगी। तो इसका मतलब पैरेलल वाली जो कन्वर्ज होती है उसको क्या बोलते हैं, F2। F2। और जो F2 की रेज जाएंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, इसे F1 बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने फिगर किसका बनाया है, कॉन्वेक्स का बनाया है, जिससे क्या रहे आपको याद रहे। ओके, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से दोनों चीजें हमें यहाँ पर देख लेने, दो नए पॉइंट्स क्या, फोकस को लेके। अच्छा, अभी इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज फॉर्मेशन आपको याद है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन मैंने पहले भी वहां पर बना दिया था, बताया हुआ था आपको। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो इमेज फॉर्मेशन है ये सिमिलर टू, इमेज फॉर्मेशन इज similar to कॉनकेव मिरर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि जो कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे वो अब कहाँ पे काम आते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में काम आते हैं। रीजन ये है कि कॉन्वेक्स लेंस एक टाइप का क्या है, कन्वर्जिंग है, ठीक है। और जबकि कॉनकेव मिरर भी कैसा था,
कन्वर्जन। कन्वर्जिंग नेचर का था, तभी से ये दोनों चीजें सेम रहती हैं। तो कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव लेंस की बात करें अगर, तो वो किसके जैसी फीलिंग देगा? कॉनकेव लेंस आपको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की तरह फीलिंग देगा। तो जो इसका इमेज फॉर्मेशन है वो होगा सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर। चले तो थोड़ा सा याद करने का ट्राई कर लेते हैं कि क्या क्या केसेस हुए थे, कैसे कैसे हमने चीज़ें स्टडी की थी। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगा। चले बताएं कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा फोकस पे। बताएं। फोकस पे। फोकस पे। ये बताओ प्लस फोकस पे बनेगा माइनस फोकस पे बनेगा? प्लस फोकस। प्लस पे, क्योंकि लेंस में रेज क्या होने वाली हैं, क्रॉस हो जाने वाली है ना हमेशा। तो एक चीज ध्यान देना, कहाँ पर बनेगा लेंसेज में, लेंसेज में u पॉजिटिव नेगेटिव हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो लेट्स से u इनफाइनाइट है तो f सॉरी v कहाँ पर बनेगा प्लस f में, पॉजिटिव मतलब दूसरे साइड। अगर u क्या है इनफाइनाइट से 2f के बीच में है, u इज इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड -2f। तो v कहाँ पर बनता है, v f से 2f के बीच में, f से ज़्यादा और 2f से कम। याद है ना ये केसेस। अगर u 2f पर है तब v कहाँ पर बनता है 2f पर। देख रहे हो मैं यहाँ पर u इज इक्वल टू आर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर r 2f होता है क्या, नहीं। नहीं। अच्छा चलो कोई फॉर्मूला बताओ। अच्छा f का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ r कॉन्वेक्स के लिए? r/2n-1। वेरी गुड, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, याद रखना है, बेटर रहेगा। चलो वापस आते हैं। तो u इज इन बिटवीन लेट्स से -2f एंड -f, तो क्या होगा 2f v will के be फॉर्म। greater than 2f। okay, so v will be greater than 2f and less than infinite। अगर u इज इक्वल टू -f पे रख देंगे तो v क्या बनेगा फिर इनफाइनाइट। क्लियर। और लास्ट केस, अगर u इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में है, सो इन बिटवीन -f एंड 0, तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाता है, इमेज किस तरफ आता है अपोजिट साइड आ जाता है, तो इमेज इस तरफ आ जाता है। सो इसका मतलब क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू 0 to -इनफाइनाइट। क्लियर। इस तरफ इनफाइनाइट में कहीं पे भी बन सकता है। तो ऑल 5 केसेस ये जो थे, इस पे इमेज कैसा था रियल इमेज, इस पे क्या था रियल इमेज, और रियल इमेज है इसका मतलब कैसा होगा इन्वर्टेड। ओके, रियल इमेज है इन्वर्टेड होगा। और लास्ट केस में क्या है वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए क्या होगा इरेक्ट। इरेक्ट होगा। क्लियर। हाँ। कॉनकेव में देख लेते हैं। कॉनकेव में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। कॉनकेव में हमें पता है सिर्फ एक ही केस होता है, क्या ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो। पहले देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट अगर u अगर इनफाइनाइट पे है
तो F क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी V क्या होता है, अगर ये नेगेटिव F पे रखा हुआ है, नेगेटिव इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, क्लियर, मतलब कुछ रेज ऐसे आ रही हैं तो रे डाइवर्ज हो जाएगी ना, मतलब रियल में कभी मिलती हुई दिखेगी क्या, नहीं, तो वर्चुअली हम यहाँ पर मिलाते हैं, तो इसलिए इसके इमेज कहाँ होते हैं, वर्चुअल बनते हैं, इस तरफ ही बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, V जो है -F हो जाता है, तो इमेज कैसा आता है यहाँ पर, वर्चुअल। फिर U कुछ भी हो, U इज फ्रॉम -∞ to 0, तो अगर ये कुछ भी होगा, कुछ भी कहीं पे भी हो जाए, V की वैल्यू 0 to F के बीच में ही रहेगी, देन V क्या होगा, 0 to -F। तो मतलब कि इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट इतनी दूर से आ रहा है बट इमेज बहुत ही छोटी सी जगह में बनने वाला है, मतलब इमेज का साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा, क्लियर, वर्चुअल इमेज। और M हमेशा कैसा रहेगा इसका, बहुत ही कम रहने वाला है, छोटा इमेज आने वाला है, M is always, the magnitude of M is always less than 1। चलो बता, इमेज फॉर्मेशन में कोई डाउट, ये सारे केसेस बाय द वे क्लास 8th में, सॉरी क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हैं, किसी को डाउट इसमें से कुछ, ये नहीं सारा जो इमेज फॉर्मेशन है क्लास 10th में आप लोगों ने सीखा है ना, हाँ इसका बेसिक फीलिंग है, कॉन्वेक्स लेंस का ये रेज जाएंगे पैरेलल रेज, तो जो है सीधे कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगे, फोकस पे, लेकिन कॉनकेव में ये सिचुएशन नहीं हो पाती है, कॉनकेव में रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि रे ऐसे जा रही है और ये वाली रे अभी थोड़ी देर में डाइवर्ज हो जाने वाली है, मतलब कुछ ऐसे हो जाने वाली है, तो फीलिंग आएगा कि ये रे इधर से आता हुआ फील हो रहा है, दिस बिकम्स द वर्चुअल फोकस, ये कॉनकेव का हो जाता है। तो इस तरीके से हम बेसिक थोड़े से पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर। हाँ चलो ठीक है, तो आज के लिए यार इतना काफ़ी है, बट सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके हाँ सर। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय सर बाय 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 एवरीवन। बाय सर